तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक लेटेस्ट जापानीज हॉरर मूवी जिसका नाम है सेंरित्सु काइकी वर्ल्ड कोवासुकी और ये एक फाउंड फुटेज टाइप फिल्म है। दोस्तों इस वीडियो से पहले मैंने सेंरित्सु फाइल्स के पहले 2 पार्ट को एक्सप्लेन कर दिया है और वो भी आप लोग देख लेना, मैं लिंक कमेंट में पिन कर दूंगा। खैर IMDb ने इस मूवी को 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और ये मूवी ज्यादा बड़ी तो नहीं है पर हर बार की तरह ये जापानीज मूवी कमाल की है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं सेंरित्सु काइकी वर्ल्ड मूवी की एक डेमोनिक कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है 3 टिकटॉकर्स को दिखाते हुए जिनके नाम है डायरी, आयाने और हारुका। और ये तीनों आए हुए थे एक अबैंडन्ड फैक्ट्री के पास जिसके बारे में पूरे जापान को ये पता था कि वो जगह हॉन्टेड है। उन लोगों को वहां पे वायरल वीडियोस बनानी थी और इसलिए अपना कैमरा खोल के वो सब लोग आगे बढ़ते हैं। हारुका उस जगह की चेन को तोड़कर गेट खोलती है और वो जगह अंदर से काफी ज्यादा अजीब थी। लॉन में आयाने को एक अजीब सी श्राइन भी मिलती है और अभी तो उन तीनों को खूब मजा आ रहा था, पर जैसे ही वो तीनों फैक्ट्री के अंदर घुसते हैं उन्हें सुनाई देती है एक आवाज। वो तीनों वीडियो बनाते हुए उस आवाज के पीछे जाते हैं और पहुंच जाते हैं एक बड़े से हॉल में। सीढ़ियों से उतरते वक्त और जोर जोर से आवाजें आने लगती है और अब आयाने और हारुका को डर लग रहा था। खैर जल्दी ही उन्हें मिलता है एक अजीब सा कमरा और उस कमरे के अंदर किसी ने एक डिमोनिक ऑल्टर बना रखी थी। ये बात साफ थी कि उस जगह पे कुछ तो डिमोनिक हुआ है और वो अल्टर उसी बात का सबूत थी। हर जगह काली काली चीजें पड़ी हुई थी, पर अगर वायरल वीडियो बनानी है तो उन लोगों को कुछ करना था और इसलिए वो लोग हारुका को डेयर देते हैं उस ऑल्टर को तोड़ने का, क्योंकि दोस्तों हारुका ही उन दोनों को वहां पे लाई थी। हारुका पहले तो डरती है पर एंड में वो उस ऑल्टर को लात मारकर तोड़ देती है और तभी कमरे के बाहर से आने लगती है एक बच्चे की रोने की आवाज। वो तीनों बाहर जाकर चेक करते हैं क्योंकि वो आवाज बढ़ती ही जा रही थी, जिससे आयाने अब डर के चिल्लाने लगती है। हर जगह वो लोग कैमरा घुमाकर चेक करते हैं पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, पर वो आवाज बढ़ते ही जा रही थी। हारुका सीढ़ियों की दूसरी तरफ जाकर चेक करती है पर तभी कोई चिल्लाता है और पूरी छत जोर जोर से हिलने लगती है, जिससे हारुका डर जाती है। सब लोग अब डर के वापस जाने लगते हैं, इस डर में कि कहीं ये बिल्डिंग ही ना गिर जाए। पर सीढ़ियों से ऊपर जाते ही उन्हें हॉलवे के दूसरी तरफ दिखाई देती है एक डिमोनिक औरत जो खून से लथपथ थी। हारुका उस औरत से पूछती है कि क्या वो ठीक है, पर तभी वो डिमोनिक औरत एक तलवार के साथ उन लोगों पे हमला कर देती है। सारे लोग डर के भागते हैं पर वो औरत उनका पीछा करती है और एंड में तो वो औरत अचानक ही डायरी को पकड़ने ही वाली थी। खैर थोड़ा दूर भागने के बाद वो औरत गायब हो जाती है, पर जब वीडियो को पॉज करा जाता है तो हम लोग उस औरत को श्राइन के पास देख पाते हैं जो कि बहुत ज्यादा क्रीपी थी। अब दोस्तों ये जो वीडियो टिकटॉकर्स ने बनाई थी इसे 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स देख रहे थे जिनके नाम है कूडो और इचिकावा। ये दोनों लोग बात करते हैं जो अभी अभी हमने देखा उस बारे में। दोस्तों कूडो की पर्सनैलिटी थोड़ी वायलेंट थी और इचिकावा को पिछले पार्ट्स में हमने कूडो से पिटता हुआ देखा था, पर अब इस वाले पार्ट में इचिकावा थोड़ी स्ट्रांग हो गई है और वो कूडो के सामने झुकती नहीं। खैर वो लोग बात करते हैं और उस डिमोनिक औरत को रेड वुमेन का नाम देते हैं और हर बार की तरह कूडो रेड वुमेन को कैप्चर करना चाहता था और इस बार उसे फेमस भी होना था क्योंकि उसको पैसों की दिक्कत चल रही थी। दोस्तों उनका जो कैमरामैन था उसका नाम है ताशिरो, पर ताशिरो को हम देख नहीं पाते। खैर उस वीडियो को अब कूडो और इचिकावा लेके जाते हैं एक ऑकल्टिस्ट के पास जिसका नाम है योशिदा। योशिदा वीडियो को देखता है और बताता है कि कैसे रेड वुमेन बहुत तेज भागती है और उसके हाथ में एक अजीब तलवार भी होती है। योशिदा रेड वुमेन को कंपेयर करता है जापान के बाकी डिमोनिक भूतों से, जैसे कुचिसाके ओना और तके तके वगैरह। और योशिदा के हिसाब से जो रेड वुमेन है वो भी एक भटकती हुई आत्मा है जिसको शायद किसी बात से नाराजगी है। योशिदा के हिसाब से ऐसी आत्माएं बहुत ज्यादा आक्रामक होती है, तो बेहतर यही होगा कि कूडो और इचिकावा उसकी तलाश में ना जाए, पर कूडो ऑब्वियसली ये बात सुनने वाला नहीं था।
अब दोस्तों वीडियो के अंदर जो अजीब से बच्चे की रोने की आवाज कैद हुई थी ना, उस आवाज को लेके वो दोनों जाते हैं एक एग्जॉर्सिस्ट के पास जिसका नाम है ओनीमुरा। ओनीमुरा उस आवाज को सुनता है और वो आवाज इतनी ज्यादा डिमोनिक थी कि ओनीमुरा के पेट में दर्द होने लगता है और उसे उल्टी हो जाती है। इतना ही नहीं, ओनीमुरा के मुंह से एक अजीब काली चीज बाहर निकलती है जो एक कीड़े की तरह दिख रही थी, पर मुंह से निकलते ही वो कीड़ा गायब हो जाता है। ये सब होने के बाद कूडो और इचिकावा योशिदा वाली फुटेज को भी चेक करते हैं और दोस्तों उस फुटेज में तो और ज्यादा डिमोनिक चीज कैद हुई थी, क्योंकि ध्यान से देखने पे उन्हें दिखाई देता है एक लाल चेहरे वाला डीमन जो शेल्फ के पीछे छुपा हुआ था और कैमरे में ही देख रहा था। खैर अब अगले दिन कूडो और इचिकावा जाके मिलते हैं अयाने, हारुका और डायरी से, और अब वो सब लोग मिलके जाने वाले थे उसी फैक्ट्री में। हमें उन लोगों की बातों से ये भी पता चलता है कि उन तीनों टिकटॉकर्स के टिकटॉक चैनल डिलीट हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो वीडियो अपलोड करी थी वो बहुत ज्यादा अनसेटलिंग थी। और अब क्योंकि उन तीनों को फेमस फिर से होना था तो वो कूडो की डॉक्यूमेंट्री में शामिल होना चाहते थे। अब वहां पे उन लोगों के पास ओनीमुरा भी आ जाता है जो इस मिशन पे साथ जाने वाला था। ओनीमुरा सबसे पहले सारे लोगों की एनर्जीज को चेक करता है और उसे हारुका के पास से अजीब सी वाइब्स आती है, जैसे हारुका के पास कोई राज हो। ये सब करने के बाद वो लोग बैठते हैं वैन में और निकल जाते हैं उस फैक्ट्री की तरफ। पर रास्ते में अयाने, हारुका और डायरी की बातों से हमें पता चलता है कि जब से वो लोग फैक्ट्री से आए हैं उन लोगों के साथ पैरानॉर्मल चीजें हो रही है। इचिकावा सबको समझाती है कि उन्हें भूतिया जगह पे क्या करना है और क्या नहीं करना, जिसके बाद डायरी दिखाता है एक वीडियो जो उसने कल रात बनाई थी क्योंकि उसे डर लग रहा था। वीडियो के अंदर रात के टाइम डायरी सोने जा रहा था पर उसे कमरे से आवाजें आ रही थी और कुछ ही देर बाद एक अनजान शक्ति डायरी का पैर पकड़कर उसे नीचे गिराने की कोशिश करती है, जिससे डायरी डर जाता है। इस वीडियो को इचिकावा अब कूडो को भी दिखाती है और जब वो लोग वीडियो और भूतों की बातें कर रहे थे तभी ओनीमुरा को कुछ डिमोनिक फील होता है। डायरी का फोन काम करना बंद कर देता है, गाड़ी में अजीब चीजें होने लगती है और ओनीमुरा को कुछ डिमोनिक हारुका के अंदर से फील हो रहा था। और तभी लाइट्स चली जाती है और दोस्तों वो लोग टेलीपोर्ट होके रात के टाइम पे पहुंच जाते हैं फैक्ट्री के सामने। सब लोगों के होश उड़ जाते हैं कि तभी गाड़ी में आ जाती है रेड वुमेन और वो अपनी तलवार से हमला कर देती है ओनीमुरा पे। अगले ही पल रेड वुमेन गायब हो गई थी, पर ओनीमुरा लकी था क्योंकि उसके बस कपड़े फटे थे और कुछ नहीं। ये सब डिमोनिक चीजें देखने के बाद ओनीमुरा कूडो को बोलता है वापस चलने के लिए, क्योंकि फैक्ट्री में जो भी डिमोनिक शक्ति है वो उन लोगों को यहाँ पर अपने आप खींच लाई है और अब आगे पता नहीं वो क्या करेगी। सब लोग ओनीमुरा की बात से सहमत थे और इसलिए काफी देर बाद कूडो भी मान जाता है। वो गाड़ी स्टार्ट करके रिवर्स में जाने लगता है, पर तभी गाड़ी टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाती है फैक्ट्री के गेट के सामने, जिससे सब लोग कांप जाते हैं। ओनीमुरा समझ गया था कि उस डिमोनिक एंटिटी ने उन सब लोगों को कैप्चर कर लिया है और वो उन्हें आसानी से नहीं छोड़ेगी। कूडो एक बार फिर से गाड़ी रिवर्स करता है, पर गाड़ी अब गेट के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है और ये साफ हो जाता है कि वो सब लोग अब फंस चुके थे। उन लोगों को मजबूरन गाड़ी के अंदर से उतरना पड़ता है ये देखने के लिए कि कहीं वो गलत जगह तो नहीं आ गए, पर जगह बिल्कुल सही थी। यहाँ पे ओनीमुरा अपने एक साथी को फोन लगाता है मदद के लिए और वो साथी बोलता है कि अगर डिमोनिक शक्ति ने उन्हें फंसा लिया है तो अब उन लोगों को उसका सामना करना ही पड़ेगा, तभी वो लोग शायद बच पाएंगे। अब ऑब्वियसली कोई भी फैक्ट्री के अंदर नहीं जाना चाहता था, तो इचिकावा पैदल वापस रोड तक चलने की बात करती है, पर तभी हर जगह हलचल होने लगती है। उन्हें लगता है कि जैसे भूकंप आ रहा हो और आसमान में कोई अजीब चीज उड़ती हुई दिखाई देती है। उस चीज से बचने के लिए वो सारे लोग भागकर चले जाते हैं फैक्ट्री के अंदर और गेट बंद होते ही वो लोग अब अंदर ही फंस गए थे। ऑब्वियसली उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए और तभी फैक्ट्री के अंदर से आता है शोर। वो लोग उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए अंदर अंधेरे में ही चले जाते हैं, पर तभी पलक झपकते ही वो लोग पहुंच जाते हैं 3rd फ्लोर पे और अचानक ही रात से दिन हो गया था।
डर के मारे वो सब नीचे भागते हैं, पर ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचते ही वो लोग फिर से थर्ड फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। और इसका मतलब दोस्तों, इस जगह पे टाइम एंड स्पेस सही से काम नहीं कर रहा उस डिमोनिक शक्ति की वजह से। ये पूरी स्टोरी अब यहाँ से उल्टी पुल्टी हो जाएगी, तो आप लोग धीरे धीरे सारी चीजों को समझना। वो लोग अब आगे हॉलवे में भागते हैं इमरजेंसी एग्जिट को ढूंढने के लिए, पर बार बार वो लोग बस एक ही जगह पर घूमकर वापस आ रहे थे। वो लोग एंड में भागते भागते थक जाते हैं और इचिकावा और कूडो में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि ये सब कूडो की गलती थी। ओनीमुरा अब सब लोगों को समझाता है कि ये जगह उल्टी पुल्टी है, और इसलिए अब वो निकालता है एक होली बेल, जिसे बजाने से वो लोग एक ही जगह पर वापस नहीं आएंगे, पर डिमोनिक शक्ति उन्हें टेलीपोर्ट अभी भी कर सकती है। वो लोग अब ओनीमुरा के पीछे पीछे जाते हैं, पर थोड़ी दूर चलने पे ही डिमोनिक शक्ति उन सबको रात के टाइम पे एक डिमोनिक हॉलवे में पहुंचा देती है। उस जगह पे अयाने को कुछ हो जाता है और वो डर के चिल्लाने लगती है। ओनीमुरा अयाने को डीमन से बचा लेता है, पर अयाने के ठीक होते ही डायरी को कुछ हो जाता है। वो डीमन उन लोगों के साथ खेल रहा था और ओनीमुरा ये बात अच्छे से समझ चुका था। ओनीमुरा डीमन को डायरी के पास से भी भगा देता है, पर उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि ये डीमन एक बच्चे की तरह उन लोगों के साथ क्यों खेल रहा है। अब तभी हॉलवे में दूसरी तरफ कोई चिल्लाता है और ओनीमुरा सबको धीरे धीरे गाइड करता है आगे की तरफ, कि तभी वो डीमन उन लोगों को पहुंचा देता है उसी हॉलवे में जहां पे रेड वुमेन दिखाई दी थी। सब लोग सीढ़ियों से नीचे उतरकर जाते हैं उसी ऑल्टर वाले कमरे में, पर वहां पे उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो ऑल्टर हारुका ने अपने हाथों से तोड़ी थी वो वापस से ठीक हो गई थी। हर चीज बिल्कुल वैसे ही थी जैसे पास्ट में उन लोगों ने उस चीज को देखा था, जिससे ओनीमुरा को समझ आता है कि डीमन ने उन लोगों को पास्ट में पहुंचा दिया है। वो सबको समझाता है कि वो लोग किसी टाइम पैराडॉक्स में फंस गए हैं, पर तभी सीढ़ियों के पास से आती है आवाज। सब लोग छिप जाते हैं और दोस्तों, सीढ़ियों के पास आई थी दो लड़कियां, और वो लड़कियां थी हारुका और उसकी एक दोस्त मीको, जिसे देख के सबके होश उड़ जाते हैं। ये असल में पास्ट का एक सीन था जो वो लोग देख पा रहे थे अपनी आंखों से, पर पास्ट वाली हारुका और मीको उन लोगों को नहीं देख पा रहे थे। हारुका यहाँ पे बताती है कि वो इस जगह पर पहले आई थी अपनी दोस्त मीको के साथ, और हारुका डरने लगती है। हारुका बैट उठा लेती है और बोलती है कि यहाँ पे उन लोगों पे किसी इंसान ने हमला किया था, और वो इंसान बहुत ज्यादा डिमोनिक था, क्योंकि उस दिन के बाद से ही मीको गायब हो गई थी। हारुका उसी इंसान की वीडियो बनाना चाहती थी और मीको को ढूंढना चाहती थी, और इसलिए वो टिकटॉक बनाने के बहाने यहाँ पे अयाने और डायरी के साथ आई थी। हारुका सबको बोलती है भागने के लिए, पर तभी एक बॉल दूसरी तरफ से नीचे गिरती है और बॉल को लेने आता है एक आदमी जो काले कपड़ों में ढका हुआ था। वो आदमी पास्ट वाली हारुका और मीको को डराने लगता है, पर प्रेजेंट वाली हारुका जाती है और वो उस आदमी पे बैट से हमला कर देती है। हारुका जब उस आदमी को मारती है तो उस आदमी को सच में दर्द हो रहा था, और इसका मतलब वो आदमी भी टाइम पैराडॉक्स में फंसा हुआ है। अब अचानक ही वो लोग टेलीपोर्ट होके पहुंच जाते हैं प्रेजेंट वाले टाइम में, जहां पे से पास्ट वाली हारुका और मीको तो गायब हो जाते हैं और रह जाता है वो आदमी। वो आदमी अब कुछ अजीब सी बातें बोलता है, और तभी ऑल्टर वाले कमरे से निकलते हैं बहुत सारे कीड़े जो उस आदमी के अंदर चले जाते हैं, और इसका मतलब ये आदमी कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। ओनीमुरा तुरंत उस आदमी को मंत्रों से भगाने की कोशिश करता है, पर वो आदमी अपने कीड़ों से ओनीमुरा को मारकर बेहोश कर देता है। कूडो और इचिकावा को भी वो मारकर अलग कर देता है, और फिर वो तीनों टिकटॉकर्स को भी कीड़ों से मारकर नीचे गिरा देता है। थोड़ी देर बाद कूडो और इचिकावा तो फिर से उठ जाते हैं और उस आदमी से पूछते हैं कि वो है कौन, जिसके बाद आदमी उतारता है अपना मास्क और सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो आदमी और कोई नहीं, खुद कूडो था। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, और तभी एक अनजान लड़की वहां पर टेलीपोर्ट होकर आ जाती है, और इस लड़की का नाम है इको। दोस्तों, इको अब लड़ती है उस डिमोनिक कूडो से और उसे मारकर वहां से भगा देती है। इसके बाद इको कूडो को बताती है कि वो आदमी असल में कूडो खुद ही था, पर फ्यूचर से। असल में दोस्तों,
इको के हिसाब से वो सब लोग इस टाइम पैराडॉक्स में फंसकर ही रह जाएंगे और एंड में सिर्फ कूडो बचेगा। कूडो को वो डिमोनिक शक्ति पूरी तरीके से पोजेस कर लेगी और ये सब उस फ्यूचर वाले कूडो के साथ ऑलरेडी हो चुका है और इसलिए वो अब इस पूरे टाइम पैराडॉक्स में इधर उधर घूम रहा है और चीजों को ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर रहा है ताकि कोई भी इस जगह से बाहर ना निकल पाए। इको अब कूडो, इचिकावा और कैमरामैन ताशिरो को टच करवाती है एक लोहे का पाइप जो उसने पकड़ रखा था और पाइप टच करते ही वो लोग पहुंच जाते हैं सुबह के टाइम पे। इतना ही नहीं, टिकटॉकर्स और ओनीमुरा जो अभी अभी बेहोश हो गए थे तो वो सब लोग अब उसी पुरानी वाली टाइमलाइन में रह जाते हैं और इस बात को आप लोग याद रखना क्योंकि आगे चीजें और कंफ्यूजिंग हो जाएंगी और इसलिए जो अभी अभी टिकटॉकर्स और ओनीमुरा बेहोश हुए हैं इन्हें मैं प्रेजेंट वाले टिकटॉकर्स और ओनीमुरा कह के बुलाऊंगा। इचिकावा अब जाके ऑल्टर चेक करती है जो टूटी हुई थी, मतलब ये वाला टाइम था पास्ट का। इको अब आगे बताती है कि वो सब लोग इस टाइम पैराडॉक्स में फंसे हुए हैं पर वो इस टाइम पैराडॉक्स को कंट्रोल करना सीख गई है और वो तो बस इन सब लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पे आई थी। इको सबको अब आराम से बाहर ले जाती है और सबको बोलती है घर जाने के लिए क्योंकि उनकी वो बार बार मदद नहीं करेगी, पर वो लोग मना करते हैं क्योंकि ओनीमुरा और बाकी तीनों लोग अभी भी अंदर ही रह गए थे। कूडो यहाँ पे इको से रेड वुमेन के बारे में भी पूछता है और इको बताती है कि रेड वुमेन असल में एक इंसान ही है जो इस टाइम पैराडॉक्स में महीनों से फंसी हुई है और इसलिए वो अब पागल होकर लोगों को मार रही है और ये सब कुछ एक डीमन का काम है जो इंसानों के साथ खेलना पसंद करता है। इको अब वहां से जाने लगती है पर सब लोग उसे रुकने के लिए बोलते हैं और तभी कैमरे में कैद होती है रेड वुमेन। सब लोग डर जाते हैं और रेड वुमेन से दूर भागने लगते हैं पर इको बोलती है अरे शांत हो जाओ, वो कुछ नहीं करेगी। अब दोस्तों यहाँ पे रेड वुमेन को जब सब लोग ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि रेड वुमेन और कोई नहीं हारुका की दोस्त मीको है जो महीनों पहले गायब हो गई थी। मीको धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी तस्केते तस्केते यानी कि मेरी मदद करो और मीको की हालत देखकर इको उन लोगों की मदद करने के लिए मान जाती है। इको सब लोगों को अब वापस अंदर ले जाती है और फिर वो लोग टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाते हैं उस टाइम पे जब कूडो, इचिकावा और बाकी सब लोग भागकर फैक्ट्री के अंदर घुसे थे। अब अगर पास्ट को चेंज करना था तो इको को वही कुछ करना होगा और इसलिए इको जाती है और पास्ट वाले लोगों से बात करती है। वो उन्हें बोलती है कि तुम लोग टाइम पैराडॉक्स में फंस गए हो, जिसके बाद इको पास्ट वाली कूडो की टीम को सामने ले आती है प्रेजेंट वाले कूडो की टीम के। इको सोचती है कि वो अगर दोनों पास्ट की टीम और प्रेजेंट की टीम को आमने सामने ले आएगी तो पैराडॉक्स खत्म हो जाएगा, पर नहीं, क्योंकि पलक झपकाते ही इको, मीको, इचिकावा, कूडो और ताशिरो थर्ड फ्लोर पे पहुंच जाते हैं, वो भी सुबह वाले टाइम पे। अब जब इको का प्लान काम नहीं करता तो वो कंफ्यूज हो जाती है, पर तभी वहां पे उछल कर आती है बॉल, मतलब डिमोनिक कूडो वहां पर आ रहा है। वो सब लोग बचकर भागते हैं और इस भागा दौड़ी में वो लोग कई बार इधर उधर टेलीपोर्ट होते हैं। सारा टाइमलाइन मिक्स हो जाता है, कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है और सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। डिमोनिक कूडो उन लोगों का पीछा करता रहता है और अचानक वो लोग पहुंच जाते हैं अल्टर वाले कमरे में, जहां पे मौजूद थे पास्ट वाले हारुका, डायरी और अयाने। ये वो वाला टाइम था जब वो रात के टाइम फैक्ट्री के अंदर रिसर्च कर रहे थे। और अब दोस्तों, जब पास्ट वाली हारुका मीको को देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है। अब अचानक ही बहुत तेज हर जगह शोर होने लगता है और तभी वहां पे आ जाता है डिमोनिक कूडो और वो अपने कीड़ों की मदद से पास्ट वाली हारुका और मीको को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। दोस्तों, यहाँ पे जो पास्ट वाले डायरी और अयाने थे वो बाकी लोगों के साथ मिल जाते हैं, पर आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो प्रेजेंट वाले डायरी और अयाने थे वो अभी भी किसी और टाइमलाइन में बेहोश पड़े हैं। आपको याद होगा, मैंने बताया था। खैर, अब उन लोगों को पास्ट वाली हारुका और मीको को बचाना था और इसलिए वो लोग भागते हैं उन्हें ढूंढने के लिए। एक बार फिर से वो लोग कई बार टेलीपोर्ट होकर इधर उधर पहुंचते हैं और काफी देर बाद वो एक किचन में पहुंचते हैं जहां पर एक कोने में बहुत सारे कीड़े थे। इको अपने पाइप से कीड़ों को मारकर भगा देती है और कीड़ों की दूसरी तरफ थी मीको और हारुका। वो दोनों तो बच जाते हैं, पर उन लोगों पे फिर से हमला कर देता है डिमोनिक कूडो। अब इससे पहले कूडो कुछ बुरा कर पाता, इको सबको ले जाती है छत पे टेलीपोर्ट करके और वहां पे बहुत सारे जापानीज चार्म लगे हुए थे।
थोड़ी देर बाद डिमोनिक कूडो वहां पर भी आ जाता है और वो ईको पे अपने कीड़ों से वार करने की कोशिश करता है, पर कुछ भी नहीं होता। ईको अब हंसने लगती है और बोलती है कि तुम्हारे कीड़ों का जादू यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने पहले से ही चार्म लगा रखे हैं। कहने का मतलब दोस्तों, ईको इस जगह पे डिमोनिक कूडो को जानबूझकर लाई है ताकि उसका जादू ज्यादा काम ना करे। अब होता यह है कि डिमोनिक कूडो लड़ाई में फिर भी जीत जाता है, क्योंकि वो ईको को टेलीपोर्ट कर बिल्डिंग में कहीं और भेज देता है। डिमोनिक कूडो फिर नॉर्मल कूडो को भी मारता है और इचिकावा को भी हमला कर गिरा देता है। पर अब मीको हंसती है। मीको अब समन कर लेती है उस डीमन को जो उन सब लोगों के साथ खेल रहा था, और वो डीमन असल में एक बहुत बड़ा बच्चा था। वो बच्चा अब मीको की बात मानता है और डिमोनिक कूडो को मारने लगता है। डीमन का साथ नॉर्मल कूडो भी देता है और एंड में डीमन इविल कूडो को खा जाता है और वहां से चले जाता है। डीमन के जाते ही ईको वहां पे वापस आ जाती है और उसे पता चलता है कि खेल ऑलरेडी खत्म हो गया, क्योंकि दोस्तों असल में जो मीको थी वो इसने महीनों से टाइम पैराडॉक्स में थी कि उसने डीमन से दोस्ती कर ली थी। खैर ये तो अब पक्का श्योर था कि वो डीमन उन लोगों को टाइम पैराडॉक्स से नहीं जाने देगा, क्योंकि वो उनके साथ खेलना चाहता था और वहां से उन सबको सिर्फ ईको बाहर निकाल सकती थी। ईको अब सारे लोगों को अपने साथ वापस ले जाती है और वो लोग पहुंच जाते हैं पास्ट के टाइम पे, जहां पे सबसे पहले पास्ट वाली हारुका, डायरी, अयाने और मीको अपने बाकी साथियों से मिलते हैं। ईको उन सबको चुटकी बजाकर वापस बिल्डिंग के बाहर भेज देती है और फिर वो प्रेजेंट वाले लोगों को वापस उनकी टाइमलाइन में ले जाती है। प्रेजेंट में ओनीमुरा और बाकी लोग अभी भी बेहोश पड़े हुए थे, पर जागने के बाद हारुका मीको से मिलती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। ये केस फाइनली सॉल्व हो गया था, जिसके बाद ईको सब लोगों को बिल्डिंग के बाहर ले जाती है और बोलती है कि इस अजीब बिल्डिंग में फिर से कभी भी मत आना। मूवी के एंड में उन लोगों को आसमान में उड़ता हुआ वो डीमन फिर से दिखाई देता है, जो कैमरे को अपने कीड़ों से बंद कर देता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन सेंरित्सु फाइल्स मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो, मेरे से बात करना चाहते हो, तो वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज़ से मेरे को हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।